India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड हाईकोर्ट ने अंकिता हत्याकांड का लिया संज्ञान। डीजीपी और गृह मंत्री को कोर्ट ने किया तलब। कोर्ट ने पूरे मामले पर मांगी स्टेटस रिपोर्ट। परिवार को सुरक्षा देने का भी दिया निर्देश। गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से आज केस बंद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इतना वक्त गुजरने के बाद इन पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं। मुस्लिमों में बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ संविधान पीठ में दाखिल याचिकाओं पर किया नोटिस जारी। पीठ ने केंद्र महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा। संविधान पीठ दशहरे के बाद मामले की हर रोज सुनवाई करेगी। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। तुषार मेहता ने कहा, इससे तनाव पैदा हो सकता है। वक्फ ने जताई जमीन पर पूजा की इजाजत पर आपत्ति। सीजेआई ने कहा, 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के दंगों से जुड़े सभी मामले बंद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाओं का एक बैच लंबित था और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समय बीतने के साथ मामले अब निष्फल हो गए हैं। 9 में से 8 मामलों में ट्रायल खत्म हो गया है और गुजरात के नरोदा गांव में एक मामले में अंतिम बहस चल रही है। और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की संरक्षण याचिकाओं पर भी सुनवाई बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता गिरफ्तार हो चुकी हैं और इसीलिए ये याचिकाएं निष्प्रभावी हो चुकी हैं। तीस्ता के वकील को कहा कि वो उनसे निर्देश लेकर समुचित कार्रवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस की सुनवाई बंद करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 मामलों में से 8 मामलों में फैसला आ चुका है। नरोदा ग्राम मामले में ट्रायल आखिरी चरण में है। इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई चलेगी। इन मामलों में एनएचआरसी द्वारा दायर ट्रांसफर याचिकाएं, दंगा पीड़ितों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाएं, 2003 से 2004 के दौरान एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर रिट याचिका, फरवरी 2002 के गोधरा नरसंहार के बाद गुजरात पुलिस से सीबीआई को हिंसा के मामलों में जांच स्थानांतरित करने की मांग की है। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने 3 न्यायाधीशों की पीठ ने ये ध्यान देने के बाद मामलों को बंद करते हुए कहा कि अदालत ने दंगों से संबंधित 9 मामलों की जांच और अभियोजन के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया था। इनमें से 8 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है। एसआईटी की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि नरोदा गांव क्षेत्र से संबंधित 9 मामलों में से केवल 1 की सुनवाई अभी लंबित है और अंतिम बहस के चरण में है। अन्य मामलों में ट्रायल पूरे हो गए हैं और मामले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलीय स्तर पर हैं। पीठ ने आदेश में कहा, सभी मामले अब निष्फल हो गए हैं। इस अदालत का विचार है कि इस न्यायालय को अब इन याचिकाओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मामलों को निष्फल होने के रूप में निपटाया जाता है। पीठ ने आगे निर्देश दिया जाता है कि नरोदा गांव के संबंध में मुकदमे को कानून के अनुसार निष्कर्ष निकाला जाए और उस हद तक इस अदालत द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल निश्चित रूप से कानून के अनुसार उचित कदम उठाने का हकदार होगा। बेंच ने नोट किया, जहां तक सीतलवाड़ द्वारा प्रार्थना की गई सुरक्षा का संबंध है, उन्हें उचित प्रार्थना करने और संबंधित प्राधिकारी को आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जब भी ऐसा आवेदन किया जाता है तो इसे कानून के अनुसार निपटाया जाएगा। वकील ने कहा कि उसे सीतलवाड़ से निर्देश नहीं मिला
वो इस समय गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज एक नए मामले में हिरासत में है। पीठ ने सीतलवाड़ को राहत के लिए संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करने की छूट दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। नए मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने सीजेआई बनने के बाद समय बर्बाद नहीं किया है और कल पहले ही दिन से ही मामलों की लिस्टिंग और सुनवाई में स्पष्ट बदलाव की शुरुआत की। दूसरे दिन अब अलग भी नहीं रहा और आज मंगलवार को 2 संविधान पीठ का गठन किया गया। हर बेंच 4 मामलों की सुनवाई करेगी। ये लंबी सुनवाई नहीं होगी बल्कि केवल निर्देशों की सुनवाई होगी, जिसका मतलब होगा कि पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए समय दिया जाएगा और मामले की लंबी सुनवाई के लिए एक तारीख दी जाएगी। मामलों की सुनवाई सप्ताह में 3 दिन करनी होगी और पूरी सुनवाई 1 सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी। इस संबंध में न्यायालय ने 4 मामलों में नोडल वकील के रूप में काम करने के लिए 4 वकीलों को भी नियुक्त किया, जिन पर सुनवाई होनी है। इनके अलावा कम से कम 4 हाई प्रोफाइल मामले जो 10 साल से अधिक पुराने हैं, उन्हें भी मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पहली संविधान पीठ प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला शामिल हैं। दूसरी संविधान पीठ में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश और सुधांशु धूलिया शामिल हैं। इन बेंचों के सामने प्रशांत भूषण के खिलाफ कोटे की अवमानना मामला, स्वर्गीय राम जेठमलानी द्वारा काला धन याचिका, राडिया टेप के संबंध में रतन टाटा की याचिका, 1992 मुंबई दंगे और न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट, तीस्ता सीतलवाड़ जमानत मामला लिस्टिंग किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि संबंधित मामलों में नोटिस जारी करने के बाद ट्रांसफर याचिकाओं को अब सिंगल जजों की बजाय डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि नई ट्रांसफर याचिकाएं एकल न्यायाधीशों के समक्ष सूचीबद्ध होती रहेंगी। बहुविवाह और निकाह हलाला की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 5 जजों की संविधान पीठ ने अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सुनवाई वो करेगी और बहुविवाह और निकाह हलाला की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली 9 याचिकाएं पीठ के सामने हैं। मार्च 2018 में मामलों को 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 5 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ बनाई है तो इस पर सुनवाई के लिए लिस्टिंग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में दशहरे की छुट्टियों के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा अनुमत बहुविवाह और निकाह हलाला की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। इन प्रार्थनाओं को चुनौती देने वाली 8 याचिकाओं को जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सुधांशु धूलिया की 5 जजों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को नोटिस जारी किया और दशहरे की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए याचिकाओं को पोस्ट किया। मार्च 2018 में मामलों को 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 5 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार होना चाहिए। देश में धर्म की आजादी है, अधर्म की नहीं। देश में संविधान रीतियों की आजादी देता है, कुरीतियों की नहीं। संविधान प्रथा की आजादी देता है, कुप्रथा की नहीं। ये 4 शादी, हलाला, मुता, मिस्यार, ये कुप्रथा है, ये कुरीति है, ये अधर्म है। इसको बंद करना चाहिए। और सेकुलर कंट्री है, 75 साल हो गए हमें आजादी के। अगर अब भी जो संविधान निर्माताओं का सपना था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, अगर वो अब नहीं लागू होगा तो आखिर कब लागू होगा? याचिका कुछ मुस्लिम महिलाओं नैसा हसन, सबना, फरजाना, समीना बेगम ने दायर की है और साथ ही वकील अश्विनी उपाध्याय और मोहसिन कथीरी ने बहुविवाह और निकाह हलाला की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। मुस्लिम महिला प्रतिरोध समिति नाम के एक संगठन ने एक याचिका दायर की है। जमीयत उलेमा हिंद ने प्रार्थनाओं का समर्थन करने वाले मामलों में हस्तक्षेप किया है। शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति है, यानी वो एक ही समय में 1 से अधिक पत्नी रख सकते हैं। कुल 4 पत्नी रख सकते हैं। देखिए, आज हमने सुप्रीम कोर्ट में जो सेक्शन 494 आईपीसी का है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती दी है और ये पिटीशन पारुल खेड़ा जी जो सोशली फेयर एनजीओ चलाती हैं उनके नाम से दाखिल की गई थी। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई दशहरा के बाद होगी। इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि सेक्शन 494 आईपीसी जो मुस्लिम समाज के लोगों को बहुविवाह पॉलीगैमी की इजाजत देता है,
वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ का बेसिक सिद्धांत है कि क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक बराबर होता है। निकाह हलाला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मुस्लिम महिला को अपने तलाकशुदा पति से दोबारा शादी करने की अनुमति देने से पहले दूसरे व्यक्ति से शादी करनी होती है और उसे तलाक लेना पड़ता है। याचिकाकर्ताओं ने बहु विवाह और निकाह हलाला पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा कि यह मुस्लिम पत्नियों को बेहद असुरक्षित, कमजोर बनाता है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाओं में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ आवेदन अधिनियम 1937 की धारा 2 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 की उल्लंघन करने वाली घोषित की जानी चाहिए, क्योंकि ये बहु विवाह और निकाह हलाला को मान्यता देता है। जमीयत उलेमाए हिंद का तर्क है कि संविधान पर्सनल लॉ को नहीं छूता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट प्रथाओं की संवैधानिक वैधता के सवाल की जांच नहीं कर सकता है। उनका तर्क है कि यहाँ तक कि शीर्ष अदालत और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी पहले के मौकों पर पर्सनल लॉ द्वारा स्वीकृत प्रथाओं में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। एक तर्क जो उन्होंने ट्रिपल तलाक चुनौती मामले में भी आगे बढ़ाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी ढांचे के विध्वंस के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ अदालत की अवमानना मामले को बंद कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के 2019 के फैसले के आलोक में याचिका निष्फल हो गई थी, जिसमें हिंदू पक्षों को विवादित भूमि का स्वामित्व दिया गया था। पीठ ने अवमानना याचिकाकर्ता जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको एमिकस क्यूरी के साथ बदलने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। बाबरी ढांचे को दिसंबर 1992 में ध्वस्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक वचनबद्धता के बावजूद भी ऐसा ही हुआ था कि संरचना की रक्षा की जाएगी। इससे यूपी सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला खड़ा हो गया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में अयोध्या में विवादित स्थल का फैसला सुनाया था। सितंबर 2020 में लखनऊ में एक विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा नेताओं मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती और कई अन्य लोगों को विध्वंस मामले में बरी कर दिया था। दिल्ली दंगों के दौरान भड़काऊ बयान के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा है कि उनको बेवजह टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। हलफनामे में याचिका का विरोध करते हुए कहा गया है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया नहीं था। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि इस मामले में उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है उसे खारिज किया जाए। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और इस मामले में हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। दोनों याचिकाओं में भड़काऊ भाषण देने वाले राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। शेख मुश्तबा फारूक की ओर से दायर याचिका में भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, परवेश शर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ कथित घृणा भाषण को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। दूसरी अर्जी लॉयर्स वॉइस द्वारा दी गई है, जिसमें कथित घृणा भाषण के लिए कांग्रेस नेताओं पर आरोप हैं। बेंगलौर के एक ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति के हाईकोर्ट के आदेश मामले में वक्फ बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि 200 साल से ये वक्फ की संपत्ति है, यहाँ किसी और धर्म के फंक्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि इससे तनाव पैदा हो सकता है। उधर वक्फ ने भी चिंता जताई है, जमीन पर पूजा की इजाजत पर आपत्ति जाहिर की है। सीजेआई ने कहा है कि 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यथास्थिति का आदेश दिया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने पूजा के लिए इजाजत दे दी है। दुष्यंत दवे ने कहा कि सरकार अब ये कह रही है कि प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक को लेकर विवाद है। 200 साल बाद आप मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते। वहीं उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या किसी हिंदू धार्मिक परंपराओं के लिए इस्तेमाल हो रही जमीन पर मुस्लिम समुदाय को ऐसी इजाजत दी जा सकती है। कर्नाटक सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि एक ओपन ग्राउंड है, ये कोई बाउंड्री नहीं है। उन्होंने कहा कि इस ग्राउंड पर नगर निगम स्कूल बनाना चाहता था, लेकिन मुस्लिम समुदाय पिछले 200 साल से इसे अपने उपयोग में ले रहा है, जिसके मद्देनजर कॉरपोरेशन ने याचिका दायर की थी। मेहता ने कहा कि जमीन पर मालिकाना हक का सवाल नहीं है।
मेहता ने कहा कि कॉरपोरेशन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम मालिकाना हक को लेकर सुनवाई नहीं करेंगे। जमीन कॉरपोरेशन की है और यह वक्फ की संपत्ति है, ये सिविल कोर्ट निर्धारित करेगा। सीजेआई ने कहा कि गणेश चतुर्थी के आयोजन को लेकर मामले पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस अभय ओक और जस्टिस MM सुंदरेश रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण और तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल के खिलाफ अदालत की अवमानना के 2009 के मामले को अदालत ने उनके द्वारा दिए गए माफी और स्पष्टीकरण के मद्देनजर बंद कर दिया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी, सूर्यकांत और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने मामले को बंद करने से पहले इसे रिकॉर्ड में ले लिया। अदालत ने आदेश दिया, अवमानना करने वालों द्वारा की गई माफी के मद्देनजर हम मामले को जारी रखना आवश्यक नहीं समझते हैं। मामले को बंद करने के लिए आगे बढ़ने से पहले कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। 2009 में भूषण ने तहलका पत्रिका को एक साक्षात्कार दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले 16 प्रधान न्यायाधीशों में से 8 भ्रष्ट हैं। एक अवमानना का मामला शुरू किया गया, जिसके बाद भूषण के पिता वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने सीलबंद लिफाफे में भ्रष्ट सीजेआई की सूची का विवरण सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया। 2009 में शुरू किया गया मामला 2012 में ठंडे बस्ते में चला गया। 2020 में इसे पुनर्जीवित किया गया, जब न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करने का फैसला किया। हालांकि न्यायमूर्ति मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद मामला मंगलवार को सूचीबद्ध हो गया। वहीं स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया या सिमी पर बैन की मियाद बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि जवाब दाखिल करने में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने का आखिरी मौका देते हुए अगली सुनवाई 1 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। 2019 में केंद्र ने सिमी पर अगले 5 साल के लिए पाबंदी बढ़ाई थी। केंद्र के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कई आतंकी घटनाओं में शामिल होने के कारण सिमी पर लगे प्रतिबंध की अवधि 2024 तक बढ़ाई गई है। 2015 में केंद्र सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगाकर इस संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। फिर 2019 में पाबंदी अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दी गई। सिमी पर मालेगांव बम विस्फोट, मुंबई बम विस्फोट, दिल्ली सीरियल विस्फोट समेत कई मामलों में संलिप्त होने का आरोप है। हाल ही में कई हिंसक घटनाओं में भी सिमी के स्लीपर सेल्स के एक्टिव होने के सुराग मिले हैं। कट्टरपंथी छात्रों के संगठन सिमी का गठन 1977 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इसके संस्थापक प्रेसिडेंट मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी यूएस की वेस्टर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशंस के प्रोफेसर रहे हैं। हालांकि सिद्दीकी का कहना है कि उनका सिमी से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संगठन पर अब रेडिकल लोगों का कब्जा हो गया है। सिमी का मकसद भारत में हावी हो रही पश्चिमी संस्कृति को खत्म कर इसे एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद सिमी पर 2001 में पोटा के तहत पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि यूपीए की सरकार ने पोटा को खत्म कर दिया था, लेकिन सिमी पर पाबंदी बरकरार है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों के अनुरोध पर सिमी पर पाबंदी लगाई थी। संगठन पर इन राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप लगते रहते हैं। वहीं ईडी के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा को कार्यकाल विस्तार देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा। दरअसल टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले, जया ठाकुर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, महुआ मोइत्रा, विनीत नारायण समेत कई याचिकाएं लंबित हैं। इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीवीसी अधिनियम की धारा 25 के तहत सेवा विस्तार की गई, जो कि गलत था। इसके अलावा सितंबर 2021 के कॉमन कॉज के मामले पर दिए गए फैसले का उल्लंघन है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कार्यकाल का अब कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा, जिसका उल्लंघन करते हुए ईडी के मौजूदा निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 8 सितंबर को गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर दिए गए फैसले में कहा था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम या सीवीसी अधिनियम की धारा 25 के तहत गठित समिति में कारण दर्ज कराने के बाद ही चल रही जांच पूरी करने के लिए अधिकारी को तार्किक सेवा विस्तार दिया जा सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मिश्रा को और सेवा विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि निदेशक पद पर आसीन व्यक्ति को अल्पकाल के लिए सेवा विस्तार दिया जाना चाहिए।
वहीं केरल हाईकोर्ट ने प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश कोझिकोड एस कृष्ण कुमार द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने हाल ही में पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय कोल्लम के पद पर स्थानांतरित किया गया था। उन्हें सिविक चंद्रन मामले में उत्तेजक पोशाक टिप्पणी के लिए स्थानांतरित किया गया था। स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जब ये याचिका सुनवाई के लिए आई तो न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने याचिकाकर्ता न्यायाधीश से पूछा कि क्या ये साबित करने के लिए कोई सामग्री है कि स्थानांतरण उस आदेश के कारण हुआ था। जस्टिस अनु शिवरामन ने कहा कि स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति नहीं है क्योंकि ये मुख्य जिला न्यायाधीश के कैडर के भीतर है। दायर याचिका में एक न्यायिक आदेश में एक यौन उत्पीड़न पीड़िता की ड्रेसिंग के बारे में विवादास्पद टिप्पणी पर पद से स्थानांतरण को चुनौती दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्थानांतरण अवैध, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी का तबादला किसी पद पर 3 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले तभी किया जा सकता है जब वह प्रशासन के लिए जरूरी हो या विशेष परिस्थितियों में हो। न्यायिक कर्तव्य का निर्वहन करते समय पारित एक गलत आदेश स्थानांतरण का आधार नहीं हो सकता। इसके अलावा प्रस्तुत किया गया है कि एक श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का पद एक प्रतिनियुक्ति पद है और याचिकाकर्ताओं को प्रतिनियुक्ति पद पर तैनात करने के लिए याचिकाकर्ता की सहमति की आवश्यकता होती है। न्यायाधीश ने 12 अगस्त को अग्रिम जमानत देते हुए इस बात पर अविश्वास व्यक्त किया कि 74 वर्षीय शारीरिक रूप से अक्षम आरोपी वास्तविक शिकायतकर्ता का यौन उत्पीड़न कर सकता है। इस टिप्पणी के बाद बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई गई, जिसके बाद केरल सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया था और आदेश को चुनौती दी थी। वहीं झारखंड के दुमका में अंकिता राज हत्याकांड मामले को उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले से जुड़ी फाइलों के साथ डीजीपी और मुख्य सचिव को भी तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। दुमका हत्याकांड के बाद झारखंड के कई जिलों में उबाल है। कई संगठन अंकिता की हत्या के आरोपी शाहरुख को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने अंकिता हत्याकांड पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे दोषियों को चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। 23 अगस्त को एक तरफा प्यार में पड़ोस में रहने वाले शख्स ने छात्रा पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया था। घटना के वक्त वह घर में सो रही थी। यह हमला मंगलवार की सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। युवती ने अपने बयान में बताया कि सुबह में आरोपी शाहरुख कमरे की खिड़की के सामने खड़ा था। वह एक ज्वलनशील पदार्थ उसके पास था और माचिस के साथ उसने कैन को पकड़ा हुआ था। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की डेट तय की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक एएसआई के सर्वे पर रोक बढ़ाई है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया था। पिछली सुनवाई पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ की ओर से सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया गया था। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने 31 साल पहले वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाए हैं। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दलील है कि विवादित स्थल सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यह तय करना है कि वाराणसी की अदालत में 31 साल पहले 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने समेत कई अन्य मुद्दों पर बहस जारी है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.